इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी का क्या व्यू है हमारा, कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हम डिप्लॉय कर सकते हैं, कौन से सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए, कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो निफ्टी का क्या है ना कि निफ्टी टॉप पे था एंड टॉप से नीचे आया है। तो अब क्या है ना, हमें ध्यान क्या रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया है, डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर गया निफ्टी, ठीक है। तो ये ट्रेंड मिला निफ्टी को। अब ये क्या है कि ऑल टाइम हाई यहाँ पे था निफ्टी का पहले वाला। अब यहाँ से है ना निफ्टी क्या क्या कर सकता है मैं आपको समझाता हूँ पहले। अब निफ्टी ने एक नया हाई ये बनाया है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये हाई ब्रीच होगा कि नहीं होगा। एंड जो निफ्टी का मेन लेवल था जो कि फिबोनाची का लेवल था, एंड जो निफ्टी का जो फिबोनाची लेवल्स हैं वो किन लेवल्स के आसपास आते हैं, वो इन्हीं लेवल्स के आसपास आते हैं जिन लेवल्स के आसपास निफ्टी अभी खड़ा हुआ है। 0.5 के आसपास का जो लेवल है वो यही है जहाँ पे अभी निफ्टी है। तो अगर इसको रिवर्सल लेना है तो 24,800 का लेवल जो होता है वो मेन लेवल होता है। वरना अगर ये गिरता है ना नीचे तो फिर इसके पास काफ़ी स्कोप है नीचे आने की। जो डबल बॉटम की नेकलाइन है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ तक भी आ सकता है। अगर ये स्टॉक अगर इंडेक्स फॉल होता है तो अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया 800 के ऊपर, देन आराम से 500 का लेवल भी हमारा आ सकता है यहाँ पे इजीली। तो अभी मेरा व्यू क्या है इसमें, मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो मेरा व्यू इसमें रहेगा रेंज बाउंड। अब रेंज बाउंड क्यों रहेगा, देखो अब ऑलरेडी निफ्टी इतना बढ़ चुका है तो यहाँ पे बायर्स को पैसा मिल चुका है एंड यहाँ पे अब सेलर्स को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। सेलर्स को पैसा कैसे मिलेगा, सेलर्स को पैसा मिलेगा या तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या फिर मार्केट यहाँ से एक रेंज बना के रेंज बाउंड हो जाएगा, यहीं घूमता रहेगा। तो या तो मार्केट एक और यहाँ पे कंसेक्यूटिव एक और रेड कैंडल बना दे, उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, ठीक है यहाँ पे। तो या तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ तक इन लेवल्स के आसपास आ जाएगा, एक और जो है रेड कैंडल बना देगा, उसके बाद जो है कंफ्यूजन जोन में चला जाएगा। ये जो ये वाला हाई है एंड जो ये वाला भी रिसेंट लो बनेगा, उस रेंज में ही काफ़ी टाइम ये स्पेंड कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स का मार्केट रहता है वो काफ़ी रह सकता है, इजीली ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन सकता है इन लेवल्स के आसपास। एंड दूसरी चीज़ क्या कर सकता है, मेजरली चांसेस 70% ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही होती है कि ये रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। बट एक और प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा थोड़ा टाइम एंड फिर वापस से ब्रीच करके एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो बायर्स को पैसा मिल चुका है, यहाँ पे सेलर्स को पैसा मिल जाएगा। तो जब भी दोनों लोगों को पैसा मिल जाता है तो मार्केट में मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा एंड इन लेवल्स के बीच में जो है हम कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैं कैलेंडर स्प्रेड्स जो है डिप्लॉय करता हूँ। कैसे करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 25,500 के आसपास का मैं जो है कॉल शॉर्ट कर दूंगा रिसेंट एक्सपायरी का, एंड जो नीचे की तरफ में मैं 24,500 का जो है पुट शॉर्ट कर दूंगा रिसेंट एक्सपायरी का। रिसेंट मतलब मैं वीकली नहीं करता हूँ, मैं बाई वीकली या फिर मंथली प्रीफर करता हूँ। अगर विक्स ठीक ठाक होता है, मतलब 15 के ऊपर अगर विक्स जैसे अभी चला गया है तो मैं प्रीफर कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं बाई वीकली भी सेल कर देता हूँ। बट अगर बहुत कम है विक्स, देन मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं जो सेल करूँ वो बाई वीकली सेल ना करके मंथली सेल करूँ। बट अगर 15 से ऊपर विक्स है तो बाई वीकली भी मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेल करने के बाद अब ये तो हमारा स्ट्रैंगल बन गया, बट इसको हेज कैसे करना है हमें दूसरे एक्सपायरी से। फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली सेल कर रहे हो तो आप दूसरे मंथ से हेज करोगे, अगर आप बाई वीकली सेल कर रहे हो तो आप बाई वीकली से उसको हेज भी करोगे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा निफ्टी का जो है एक्सपायरी खुल गई है, तो अभी जो है 12 सितंबर सबसे पास में है, तो हम आसपास जो मंथली का सेल कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि हमारा व्यू थोड़ा ठीक ठाक है। अगर मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड रहता है तो हम क्या करेंगे कि 50-60 रुपीज़ के आसपास का जो अभी 15 के आसपास विक्स चल रहा है, तो 50-60 रुपीज़ के आसपास का जो है सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 50 रुपीज़ का 25,700 का जो है सेल करेंगे मंथली एक्सपायरी में। मिनिमम देखो, मिनिमम 4 लॉट से तो करने, 100 क्वांटिटी से तो करने, जब भी आपको एक फेवरेबल चेंज दिखाई देगा। अगर आप एक लॉट से करेंगे तो उसमें कुछ आपको प्रॉफिट लॉस कुछ समझ नहीं आएगा, क्या ही कमा लोगे आप। तो लगभग 4 लॉट से तो आप करोगे तब आपको जाके कुछ समझ आएगा। तो 48 रुपीज़ के आसपास का मैंने यहाँ पे कॉल सेल कर दिया एंड सेम ही मैं पुट आप कम की सेल भी कर सकते हो, क्योंकि पुट की साइड में ज़्यादा रिस्क होता है ना। अगर वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो पुट की साइड में आपको ज़्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे 23,500 का हमें जो पुट मिल रहा है, 4 लॉट यहाँ 46 रुपीज़ में ये सेल कर देते हैं। तो अभी हमारा ये जो बना है ये टोटल प्रॉफिट है 9,500 रुपये का, 3.5%, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है हमारी 82% की। बट ये रेंज हमारी बहुत बड़ी है, ठीक रेंज है ये। अगर ये भी कोई डिप्लॉय करता है तो उसको पैसा मिल सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमारा नीचे और ऊपर की साइड में रिस्क बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो हमें कम करना है किसी भी तरीके में, बट हमें रिस्क कम करना है। बट हमें क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट है या तो ये इंक्रीज हो, डिक्रीज नहीं होना चाहिए यहाँ से, या तो प्रॉफिट इंक्रीज हो, रेंज हमारी और भी बड़ी हो जाए तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। और मार्जिन हमारा कम हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा मार्जिन बहुत लगेगा। इसमें हमारा मार्जिन लगभग 3 लाख रुपए के आसपास लगेगा, तो हमें मार्जिन इतना देना नहीं है। तो हमें ऐसा क्या करें कि मार्जिन भी कम हो जाए, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए, रेंज भी बड़ी हो जाए एंड वेगा पॉजिटिव भी हो जाए। ये स्ट्रैटेजी अभी वेगा पॉजिटिव नहीं है,
ये अगर स्ट्रेटेजी आप देखोगे ग्रीक में, ये वेगा नेगेटिव है, 8000 का माइनस में वेगा है। तो ये हम ऐसा क्या करें कि वेगा पॉजिटिव हो जाएगी, वोल्टिलिटी अगर और इंक्रीज हो जाती है तो हमें इसमें प्रॉफिट हो, ऐसा क्या करें हम, क्योंकि अभी ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट स्ट्रैंगल है, तो अगर वोल्टिलिटी इंक्रीज होती है तो हमें इसमें लॉस होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमने अभी 26 सितंबर का सेल किया है, तो अभी हम नेक्स्ट अक्टूबर वाली एक्सपायरी में जाएंगे, 31 अक्टूबर में जाएंगे, एंड सेम जितने का हमने सेल किया है उससे कम का, क्योंकि अभी वोल्टिलिटी जो है 15 के ऊपर चला गया है विक्स, तो उससे कम का, मतलब हमने 45 46 किया है, तो हमने उससे कम का जो है यहाँ पे मिल रहा है हमें 37 का, 26,800 का जो है हम बाय कर लेंगे यहाँ पे 4 लॉट, एंड सेम ही 36-40 रुपीज़ के आसपास का हम पुट भी बाय कर लेंगे यहाँ पे, कि हमने कॉल बाय कर लिया, 36-40 रुपीज़ का हम यहाँ पे पुट भी बाय कर लेंगे। यहाँ पे 22,600 का हम 39 रुपीज़ चल रहा है, इसका हमने पुट भी बाय कर लिया। तो अब ये स्ट्रैटेजी में क्या हुआ है ना, आप ध्यान से देखना, ये देखो आपका प्रॉफिट कितना था 9,500, अब कितना हो गया आपका 15,500। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% थी, अब 83% हो गई है। रेंज आपकी पहले इससे छोटी थी, अब आपकी रेंज और भी बड़ी हो गई है, एंड आपका मार्जिन पहले 2.5 लाख था, अब 1.5 लाख है। यहाँ पे देखोगे ग्रीक्स अगर आप पहले 8,500 माइनस में था, अब प्लस में 1,000 है, तो वेगा पॉजिटिव हो गई कि वोल्टिलिटी इंक्रीज भी होगी तो भी हमें कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर वोल्टिलिटी इंक्रीज होती है ना, यहाँ पे अगर आईवी को मैं इंक्रीज करता हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, अभी 23,300 के आसपास है नीचे की तरफ में हमारी रेंज, एंड 25,800 की रेंज हमारी ऊपर की साइड में। तो अगर मैं वोल्टिलिटी को यहाँ से इंक्रीज करता हूँ, 20 पे लेके जाता हूँ, तो देखो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 15,500 से 23,000 रुपये हो गया, एंड आपकी रेंज भी बड़ी हो गई। तो वोल्टिलिटी इंक्रीज होगी तो इस स्ट्रेटेजी में आपको फायदा होगा। अगर आप ये बाय नहीं करते तो ये जो प्रॉफिट है, बट अगर ये आप हेजेस बाय नहीं करते तो पता है आपको क्या होता, अगर वोल्टिलिटी इंक्रीज हो जाती ना, यहाँ से देखो, तो आपको ऑटोमेटिकली लॉस होना शुरू हो जाता, आपकी रेंज उतनी रहती एंड आपको लॉस होना शुरू हो जाता। क्यों लॉस होना शुरू हो जाता, अगर मार्केट मूव भी नहीं करता ना तो भी आप उसको स्ट्रैटेजी में लॉस होता, क्योंकि आप वीगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी में बैठे हुए। देखो जैसे मार्केट ने वोल्टिलिटी इंक्रीज हुई, पहले 8,000 का आपका वेगा था, अभी 11,000 पे पहुंच चुका है, तो बैठे बिठाए आपको जो है लॉस हो जाएगा, आपको लगभग 3,000 वेगा का लॉस हो जाएगा। तो आपको वो नहीं चाहिए, तो आपको हेज करना पड़ेगा ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। तो आपको ये कोई भी मार्केट कंडीशन में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसका रूल क्या होता है डिप्लॉय करने का, कि जब विक्स कम होता है तो हमें ये जो हमने अभी क्रेडिट खाया है ना, जैसे ज़्यादा का हमने सेल किया है, कम का हमने बाय किया है, तो जब विक्स कम होता है तो हम ज़्यादा का जो है खरीद सकते हैं। विक्स ज़्यादा होता है तो हम जो है कम का, मतलब स्ट्रैटेजी जो है वो क्रेडिट में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा का बेच के हमने जैसे अभी किया है, तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्रेडिट में है, तो और भी क्रेडिट में रख सकते हैं। अगर 20 के आसपास विक्स है तो और भी क्रेडिट में हम ले सकते हैं। अभी मीडियम विक्स है तो हमने लगभग उतना ही रखा है, 46 के आसपास बेचा है, तो लगभग 40 के आसपास ही हमने खरीद लिया है, तो उतना हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी मैं डिप्लॉय करने के लिए ट्राई करूँगा मार्केट में। अभी ये पूरा सितंबर मेरा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। दूसरा मैं स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ कि मैं कौन से स्टॉक्स देख रहा हूँ। तो मिड टर्म का अगर व्यू लेके चलते हैं ना, कि मिड टर्म में कौन से स्टॉक्स जो है हम देख सकते हैं, तो जो आईपीओ वाले स्टॉक्स है उनमें काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आप यहाँ पे देखो नेक्सस सेलेक्ट करके, ये एक आईपीओ है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, जो कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट था, रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट के बाद कंसोलिडेशन फेज में चला गया। वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ, ये याद रखना। तो अब यहाँ से क्या चांसेस है कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें छोटा सा है, तो यहाँ तक इस लेवल के आसपास ही आ सकता है। एंड स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बस कमी एक है कि वॉल्यूम नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि नया स्टॉक है तो वॉल्यूम कमी है इसमें। दूसरा स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। तो इसमें क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इसमें क्या हुआ है कि इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है यहाँ से। तो अब ये क्या है कि पहला टारगेट इसका ये है, एंड जनरली क्या होता है, अगर स्टॉक डायरेक्टली इस टारगेट को हिट करता है तो वापस ये रिट्रेसमेंट करेगा, और या तो यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू कर देगा, या फिर ये रिटेस्ट करके डायरेक्टली ब्रीच कर देगा ऊपर के लेवल्स को। एंड इसमें टारगेट बहुत अच्छा मिल सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। एंड कभी भी इसने अपने लोज ब्रीच नहीं किए, लोज इंटैक्ट हैं, तो ये चीज़ कर सकता है, तो इस स्टॉक पे ध्यान रखो। तो नेक्स्ट स्टॉक है एजीएस। तो इसने क्या किया है ना, कि ये भी डबल बॉटम का जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। इसका एक बॉटम ये है, सेकंड बॉटम ये है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलेगा ना जब, तो पहला टारगेट तो इसका ये है जो यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद में या तो ये रिटेस्ट करेगा या कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करेगा। मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि जनरली ये स्टॉक कंसोलिडेशन वाले पैटर्न को फॉलो करता है। तो कंसोलिडेशन करने के बाद ये ब्रीच करेगा, एंड ये अच्छा अपना आईपीओ का हाई बनाया था इसने, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से लगभग डबल होने के चांसेस हैं इसके, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हो।
तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है अल्केलमाइंस। तो इसमें क्या हुआ है ना कि देखोगे आप अगर ध्यान से, तो कभी भी लोज ब्रीच नहीं हुआ। पहला लो ये बनाया, सेकंड लो ये बनाया, थर्ड लो, फोर्थ लो, ठीक है, एंड उसके बाद विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई है। अभी रेजिस्टेंस किया है इसने, अगर ये यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छा एंट्री का लेवल बनेगा यहाँ से, फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा एंड ये नए हाइज भी बना सकता है, क्योंकि फार्मा सेक्टर वैसे भी अच्छा परफॉर्म करता है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कौन से सेक्टर्स के आसपास मैं देख रहा हूँ एंड कौन से सेक्टर्स में आपको भी नजर रखनी चाहिए। तो इन लेवल्स के आसपास भी आ सकता है, तो इस पर ध्यान रखना। ये स्टॉक मेरी भी नज़र में, मैंने आज कुछ क्वांटिटी से इसमें एंटर किया है एंड अगर नीचे आता है तो मैं इसमें और एवरेज करने की कोशिश करूँगा। ये मैं थोड़ा होल्ड करूँगा इस स्टॉक को ना, तो इसमें ट्रेड बन सकता है काफ़ी अच्छा। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एस्टर हेल्थ केयर। तो ये भी जो अपना रिसेंट हाई है वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। इसने क्या है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम्स एंड रिटेस्ट क्या सस्टेन कर रहा है ऊपर की तरफ में, तो ये जाने की कोशिश करेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स इसमें अच्छे हैं एंड डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जाने की कोशिश करेगा अपने जो ये रिसेंट हाइज है इनके पास, तो आप यहाँ तक का ट्रेड पकड़ सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर स्टॉप लॉस की बात कर लें तो यहाँ पे आप जो ये EMA का कंसोलिडेशन हुआ है ना, यहाँ पे इनके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड इसको होल्ड कर सकते हो आप इस ट्रेड को। नेक्स्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, बेस फॉर्मेशन हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन वापस शुरू हो गया। तो ये जनरली स्टॉक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। देखोगे अगर आप कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के ये स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो अभी क्या है ना कि हम इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास एंट्री करनी है, तो यहाँ तक तो ये बेसिकली जाएगा ही जाएगा। इन लेवल्स की लिक्विडिटी लेने जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉप लॉस पड़े होंगे ना, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं उन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो ये इन लोगों के आसपास जाएगा, इन लेवल्स के आसपास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अच्छा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे EMA का कंसोलिडेशन है एंड क्रॉसओवर्स भी काफ़ी, गोल्डन क्रॉसओवर भी यहाँ पे आपको मिला है। तो यहाँ पे आपको गोल्डन क्रॉसओवर भी मिला है एंड ये स्टॉक काफ़ी अच्छा बुलिश है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको यहाँ पे। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है डॉलर इंडस्ट्रीज। तो डॉलर इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है ना कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इन लेवल के आसपास से जो है ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद फिर कंटिन्यूएशन हुआ एंड वापस ये इन लेवल्स के आसपास आया। जो इसका मूविंग एवरेज है वो है ये, तो अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके इसने वापस बाउंस बैक दिया है। तो अगर ये बाउंस बैक सस्टेन करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अपना ये वाला लेवल सस्टेन करता है, ये वाला लेवल सस्टेन करता है, ठीक है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 100 डे मूविंग एवरेज के आप नीचे स्टॉप लॉस रखोगे इसमें अपना, एंड जो अपना प्रॉफिट का जो टारगेट है वो आप टेल करते रहोगे। फॉर एग्जांपल पहला अगर स्टॉक यहाँ पे पहुंचता है तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओगे आप, इन लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस ले आना। तो ये स्टॉक वापस इन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश करेगा अपना, तो आपको स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जिसका रेशियो आपके फेवरेबल में है, तो आप यहाँ पे एंट्री करने का सोच सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप जो हेल्थ केयर का सेक्टर है ना, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं उनमें कुछ स्टॉक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो देखो। ये स्टॉक देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। यहाँ पे इसमें क्या किया है ना कि ये कंसोलिडेशन वाले स्टॉक, ये भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को फॉलो करता है। कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इसने यहाँ पे फेकआउट दिया, नीचे आया, फिर कोशिश कर रहा है जाने के लिए, बट इस बार देगा तो ये फेकआउट मुश्किल है यहाँ पे, ये कि फेकआउट करेगा यहाँ पे। अगर इस बार जाएगा तो इजीली आपको ये टारगेट ये देके जाएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक पे बड़ा फोकस करना है आपको। अगर ये मंथली पे भी देखोगे तो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे इसने कभी भी अपने मंथलीज के जो लोज हैं, पहले ये लो बना के गया, फिर ये लो बनाया, फिर ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। बस प्रॉब्लम है कि इसमें कोई खासा वॉल्यूम नहीं है। अगर वीकली पे देखेंगे तो फिर भी आपको वॉल्यूम दिखाई देगा, बट मंथली में कोई वॉल्यूम नहीं है, तो जो कि मंथली में इतना खास फर्क पड़ता भी नहीं है। डेली एंड वीकली में आपको वॉल्यूम दिखना बहुत जरूरी है। अभी इसने एग्जॉशन कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ये निकलने वाला है अभी यहाँ से। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी ये निकले यहाँ से तो ये इजिली टारगेट आपको दे सकता है ये वाला। तो दूसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जुबिलेंट फार्मा। तो इसने क्या कर रहा है ना कि ये डबल बॉटम बना रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। पहला बॉटम ये है, सेकंड बॉटम ये है। तो अभी क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर ये, ठीक है, यहाँ से या तो ये रिट्रेसमेंट करे और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि फिबोनाची का 0.5% भी है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दे। तो कंसोलिडेशन में भी आप अक्यूमुलेशन फेज होगा, वो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं है। तो अक्यूमुलेशन होगा यहाँ पे, अगर वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग होंगे तो यहाँ पे जब भी स्टॉक आके कंसोलिडेशन स्टार्ट करता है विद लोअर वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे आप भी स्टॉक में अक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे स्टॉक को ले सकते हो। जब भी नीचे आए तो स्टॉक को लेना है, जब भी नीचे आए तो स्टॉक को लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि ये में जो है सारे इनका कंसोलिडेशन हो रहा है। एंड गोल्डन क्रॉसओवर भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया था, एंड प्राइस ऊपर भी गया गोल्डन क्रॉसओवर के बाद। तो आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा है, आपको टारगेट बहुत अच्छा मिलने की उम्मीद है ऊपर। अगर हम जर्नली इसका टारगेट डिसाइड करते हैं तो वो जो इसकी लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये टारगेट होता है। अगर तो हम यहाँ से इसका टारगेट लगाएं
तो ईजिली इसका टारगेट जो आपको 1600 रुपये के आसपास मिल सकता है। तो लगभग यहाँ से डबल हो सकता है, 950 रुपये का भी चल रहा है, तो लगभग अगर आप आइडिया लगाते हैं तो ये डबल हो सकता है यहाँ से स्टॉक। तो यहाँ पे इस स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं अगर ये नीचे के लेवल के आसपास मिले, तो मैं भी इसमें एंट्री करने का सोचूंगा। अगर नीचे मिलता है तो और एवरेज करूंगा इसको। तो ये जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ ये थोड़े होल्डिंग वाले स्टॉक्स है कि अगर आप 3 महीना 6 महीना इसको स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं एंड तो आप ये इन स्टॉक्स में कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है सोलारा एक्टिव फार्मा। इसने भी क्या किया है कि कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन किया, ब्रेक किया विद गुड वॉल्यूम्स, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद अब क्या कर रहा है ना कि वापस एक रेजिस्टेंस के पास आ गया, या तो यहाँ से नीचे आए, इन लेवल्स के आसपास 0.5 लेवल का पड़ता है फिबोनाची का, इन लेवल्स के आसपास हमें एंट्री दे, मैंने भी यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है, एंड यहाँ से ब्रीच कर दे तो ये इन लेवल्स के आसपास आराम से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेजर लेवल है, ये ऑल टाइम हाई भी है इसका, एंड ये जब इसने हाई बनाया था अपना IPO के टाइम का, जब का लेवल है ये, तो ये यहाँ तक इन लेवल्स के आसपास जो है जा सकता है। तो आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है। हमेशा जब भी आपको एंट्री करनी है ना, आपको स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना है अपना, ठीक है, तभी आपको बड़े टारगेट तक आप होल्ड कर पाओगे। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो आप ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाओगे, तो आपको बार बार ना डर लगेगा कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या, ये हाथ से निकल तो नहीं जाएगा, जितना मिल रहा है उतना ले लेता हूँ। तो ये तभी होगा जब आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा सा होगा ना, आपकी क्वांटिटी साइज आपके मैनेज में होगी, तो आपको इतना डर लगेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम इतना ही जाएगा यहाँ से, मेरे यहाँ से। एंड अगर जैसे ही प्राइस ऊपर मूव करता रहे ना, तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो टारगेट है वो 100 रुपये का है, तो जैसे ही 50% मूव होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक 50 रुपये मूव कर गया है, तो आपको जो अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट है अपने स्टॉप लॉस लेके आ जाना है, ठीक है। तो अब आप उस ट्रेड में से लॉस में तो नहीं निकलने वाले हो, तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, टारगेट को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप शायद बिगनर हो या फिर आपको आता नहीं है, तो मैं आने वाली वीडियोज़ में वो भी बताऊँगा आपको। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है नारायणा हृदयालय। तो इसमें क्या हुआ है कि कंसोलिडेशन हुआ था, एंड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ विद गुड वॉल्यूम्स, एंड तो ये पहला टारगेट इसका ये है, पहला टारगेट तो आपको यही दे ही देगा। बट ये डायरेक्टली अगर ब्रीच करता है यहाँ से, तो इस लेवल को रिटेस्ट करके एंड देन ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा, तो आप यही इन लेवल्स के आसपास एंट्री कर सकते हैं। 100% क्वांटिटी से यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप 40% ऑफ द क्वांटिटी से एंट्री कर सकते हो, एंड आपका जो स्टॉप लॉस है, बेस्ट स्टॉप लॉस आपको मिलेगा ये लेवल के आसपास का। बट आपको अगर रिस्क कम लेना है यहाँ पे, तो आप इन लेवल्स के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो कि आपका 10 एंड 20 का मूविंग एवरेज भी होता है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप वो भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ये जो भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, ये जो मिड कैप, स्मॉल कैप, फार्मा वाले स्टॉक हैं, जो हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स हैं, तो इन स्टॉक्स को आपको लगभग होल्ड करना है 3 महीने 6 महीने तक, क्योंकि जो सेक्टर रोटेशन वर्क करता है वो 3 महीने से 5 महीने तक वर्क करता है। तो तब तक आपको इस सेक्टर रोटेशन का फायदा उठाना है, क्योंकि अगर आप ये स्टॉक होल्ड करोगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक, वो स्टॉक अलग होते हैं जो 1 हफ्ते तक जिसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है। इन स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी नहीं होती, ये कैश के स्टॉक्स होते हैं। अगर आपको वॉलिटिलिटी वाले स्टॉक्स पकड़ने जल्दी निकलना है, तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स पकड़ने पड़ेंगे। ये कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स भी बताऊं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करते हैं, शॉर्ट टर्म में हम कैसे पैसा बना सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी ऐड कर दूंगा। तो जो भी आपका है आप मेरे को बताइए कि मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, एंड क्या क्या और चीज़ें बतानी चाहिए मेरे को। अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज और जानना चाहते हैं मेरे से, तो मेरे को बताइए, मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। या फिर और कोई नई चीज़, दूसरी एसेट क्लास में जाना है, गोल्ड सिल्वर कैसे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट को एनालाइज करना है, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा अगली बार से वीडियो में। एंड ऐसी एनालिसिस की वीडियो मैं हफ्ते में 1 बार डाला करूँगा, वीकेंड वीडियो रहेगी, तो उसमें मैं निफ्टी की कि मैं अगले वीक के लिए क्या सोच रहा हूँ, क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक्स पे मेरी नज़र है, कौन से सेक्टर्स पे मेरी नज़र है, क्या मैं देख रहा हूँ मार्केट में। तो ऐसी वीडियो हफ्ते में 1 बार डाला करूँगा। तो आपको अगर और भी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करवानी है मेरे से, तो आप करवा सकते हैं। मेरे को या तो इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं आप, या फिर मेरे को यूट्यूब के कमेंट में बता सकते हैं आप कि क्या चीज़ें मेरे को ऐड करनी चाहिए, तो मैं ऐड कर दूँगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए फॉलो।